कक्षा 12वीं बायोलॉजी का 5वां अध्याय है वंशागति का आणविक आधार। और इसमें जो बोर्ड एग्जाम में 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक के प्रश्न आते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं इस साल, उन प्रश्नों का डिस्कशन करते हैं। इनको एक बार आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, यही प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, इसका पहला क्वेश्चन समझते हैं। और ये प्रश्न है सही विकल्प का। तो प्रश्न है, ऊर्जा स्थानांतरण में भाग लेने वाले न्यूक्लियोटाइड हैं। तो इसका सही आंसर है एटीपी। फिर दूसरा प्रश्न देखिए, प्रोटीन की इकाई है। तो प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल से मिलके बनता है, तो इसकी इकाई है अमीनो अम्ल। फिर है अगला प्रश्न, न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक होते हैं। तो ये होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही है। फिर प्रश्न है, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं, ये किस में पाए जाते हैं, प्रोटीन में। इसके बाद है, ग्लाइकोसाइडिक बंध किसमें पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं पॉलीसेकेराइड, ये सी वाला ऑप्शन सही है। फिर अगला प्रश्न देखिए, आनुवंशिकी का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है, प्राय सभी में डीएनए द्वारा, लेकिन कुछ जीवों में आरएनए द्वारा भी किया जाता है। कौन सा नाइट्रोजनस क्षार केवल आरएनए में पाया जाता है। तो आरएनए में पाया जाता है यूरेसिल। इसके बाद है, डीएनए के डबल हेलिकल संरचना को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक थे। तो ये थे वाटसन और क्रिक, इन्होंने डीएनए की संरचना का द्विकंडलित मॉडल दिया था। फिर है, डीएनए के एक चक्र में न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, तो इनकी संख्या कितनी होती है एक चक्र में, 10। फिर प्रश्न है, डीएनए एवं आरएनए में समानता पाई जाती है। तो क्या समानता पाई जाती है, दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं। इसके बाद देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो प्रश्न है, जीन्स या पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं में काट छाट को खाली स्थान कहते हैं, तो इसको बोला जाता है आनुवंशिक अभियांत्रिकी। फिर है, यूएजी, यूजीए खाली स्थान कोडान होते हैं, तो ये समापन कोडान होते हैं। फिर है, डीएनए की सूचना का अनुलेखन खाली स्थान के रूप में होता है, तो ये एमआरएनए के रूप में होता है। फिर है, अनुलेखन में भाग लेने वाले एंजाइम का नाम खाली स्थान है, तो ये कहलाता है आरएनए पॉलीमरेज। अब यहाँ पर सही जोड़ी के प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, नियंत्रित कोशिका विभाजन की प्रेरणा, अनियंत्रित कोशिका विभाजन की प्रेरणा जो है ये कहाँ से होती है, ऑन्कोजीन। तो ये सही, ये वाला ऑप्शन है, कैंसर इससे उत्पन्न होता है। फिर दूसरा है, आवश्यकता पड़ने पर ही अभिव्यक्ति। तो ये जो होते हैं ये कौन होते हैं, साइलेंट जीन कहलाते हैं। फिर है, कोशिकीय क्रियाशीलता हेतु आवश्यक। तो ये होते हैं हाउस कीपिंग जीन। फिर है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा दूसरे जीनोम में प्रविष्ट, तो ये कहलाते हैं ट्रांसजीन। ये कौन से जीन कहलाएंगे, ट्रांसजीन, जब हम दूसरे जीवों में डीएनए प्रविष्ट कराते हैं तो। फिर डीएनए में संरचनात्मक जीन्स की क्रियाशीलता का नियंत्रण, तो ये होता है ऑपरेटर जीन। इसके बाद है, एक जीन का एक एंजाइम सिद्धांत। तो इसको किसने दिया था, बीडल और टैटम ने। इस तरह से आपको इसकी जोड़ी अच्छे से देख लेना है। और ये भी समझना है कि ये प्रश्न किसी दूसरे फॉर्मेट में भी आ सकते हैं, मतलब खाली स्थान वाला या तो विकल्प में पूछ दे या फिर सत्य सत्य में पूछ दे, किसी भी फॉर्मेट में आ जाएगा। तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद देखिए, दूसरा इसका जो है जोड़ी मिलाने का है। तो यहाँ इंसुलिन, तो इंसुलिन जीन अभियांत्रिकी द्वारा तैयार किया गया है। फिर दूसरा है जीन बैंक। तो यहाँ पर जीन बैंक में ज्ञात डीएनए का संरक्षण है। फिर है तीसरा, जीन अभियांत्रिकी, तो इसके द्वारा डीएनए में सकारात्मक परिवर्तन किया जा सकता है। फिर चौथा है जीनोमिकी, तो इसमें हम देखते हैं कि ये मानव जीनोम की एक प्रायोजना है, प्रोजेक्ट है।
अब यहाँ प्रश्न देखिए, जो एक शब्द में उत्तर हो सकते हैं, एक वाक्य में भी हो सकते हैं। ऐसा रोग जो अनियंत्रित कोशिका विभाजन के कारण उत्पन्न होता है, ये कैंसर कहलाता है। इसका उत्तर कैंसर है। उस रासायनिक पदार्थ का नाम बताइए जिसकी सहायता से आनुवंशिक सूचना पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है। तो ये होता है डीएनए। वह न्यूक्लिक अम्ल जिसमें राइबोज शर्करा या शुगर पाई जाती है, ये कहलाता है आरएनए। फिर यहाँ पर है डीएनए द्विगुणन के पूर्व बनने वाला आरएनए का छोटा खंड, तो ये आरएनए प्राइमर कहलाता है। प्रोटीन संश्लेषण के समय अमीनो अम्ल को ढोने वाला आरएनए, तो ये ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए कहलाता है। फिर है जब किसी जीव में इच्छित जीन को प्रवेश करा दिया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? तो इस जीव को कहते हैं ट्रांसजीनिक जीव। फिर आगे का प्रश्न देखिए, आनुवंशिक रूप से समान कोशिकाओं अथवा जीवों का समूह क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? क्लोन। फिर AUG कौन सा कोडान है? तो ये होता है प्रारंभन कोडान। अनुलेखन में भाग लेने वाले एंजाइम का क्या नाम है? तो ये शुरुआत में होता है RNA पॉलीमरेज। फिर यहाँ पर देखिए, डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, इसके बारे में सुस्पष्ट प्रमाण किसने दिया? तो ये अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस ने। यदि पूरा नाम आपको याद न हो तो हर्शे और चेस लिख सकते हैं आप लोग। अब देखिए, उन प्रश्नों को देखते हैं जो 2 अंकों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न देखिए, जेनेटिक कोड क्या है? एमआरएनए में उपस्थित 3 न्यूक्लियोटाइडों के अनुक्रम जो प्रोटीन अणुओं को कोड करते हैं, आनुवांशिक कोड या जेनेटिक कोड कहलाते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, ये अक्सर आता है, ऑन्कोजीन्स क्या हैं? तो कुछ विषाणुवीय जीन अनियंत्रित समसूत्री कोशिका विभाजन को प्रेरित करके पोषक कोशिकाओं में कैंसर पैदा करते हैं, जिन्हें ऑन्कोजीन्स कहते हैं। तो इसको याद कर लेना है। ये समसूत्री विभाजन करके अनियंत्रित कोशिका का विभाजन करने के लिए को प्रेरित करते हैं, जिससे कैंसर रोग हो जाता है। ऐसे ही जीन्स क्या कहलाते? ऑन्कोजीन्स कहलाते हैं। फिर ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है, ये ओकाजाकी खंड किसे कहते हैं? तो डीएनए प्रतिकृतिकरण के क्रम में हमेशा नए डीएनए अणु का संश्लेषण 5-3 दिशा में होता है, यहाँ बीच में डैश लगा सकते हैं। इसके कारण पैतृक डीएनए के 3-5 डीएनए श्रृंखला पर बार बार आरएनए प्राइमर की मदद से पूरक डीएनए के छोटे छोटे खंड बनते हैं। इन खंडों को ओकाजाकी खंड कहते हैं। तो जब डीएनए नया डीएनए तैयार होता है, उस समय जो इसका संश्लेषण है 5-3 की दिशा में होता है, और जो इसमें जो श्रृंखला बनती है वो 3-5 की दिशा में बनती है पूरक डीएनए, जिससे छोटे छोटे खंड बनते हैं। इन्हीं खंडों को ओकाजाकी खंड कहते हैं। अब देखिए, एक बड़ा प्रश्न है जो 3 या 4 नंबर में आ सकता है। तो ये है, वाटसन एवं क्रिक के डीएनए मॉडल का विवरण दीजिए। तो डीएनए संरचना की खोज वाटसन एवं क्रिक ने की थी। इनके अनुसार क्या है, डीएनए अणु 2 कुंडलित पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। साथ में आप चित्र भी देखते जाइए। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाएं हो गई। दोनों श्रृंखलाएं आपस में नाइट्रोजनी क्षारकों द्वारा जुड़ी होती हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर ये जो डंडे बने हैं, इन डंडों में एक एडिनिन होता है थाइमिन के साथ, ग्वानिन होता है साइटोसिन के साथ। तो इस तरह से ये इन क्षारों द्वारा दोनों जो श्रृंखलाएं होती हैं न्यूक्लियोटाइड की, आपस में जुड़ी होती हैं। कुंडलित श्रृंखला के स्तंभ न्यूक्लियोटाइड के शर्करा तथा फास्फेट समूहों के बने होते हैं। अब ये जो कुंडलित वाला भाग है, ये पूरा का पूरा जो है, ये फास्फेट और शर्करा से मिलकर के बने हुए हैं। इसमें 2 प्रकार के क्षारक पाए जाते हैं। एक होता है प्यूरीन, और इसके अंदर आता है एडिनिन ग्वानिन, तथा पिरिमिडीन, इसके अंदर आता है साइटोसिन और थाइमिन, तथा दोनों लगभग बराबर मात्रा में ही होते हैं।
एडेनिन और थाइमिन 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा तथा साइटोसिन और ग्वानिन 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये एडेनिन और थाइमिन जो है इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बंध होता है। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बंध होता है। तो यहाँ पर देखिए, आप परीक्षा में बनाएंगे तो कलर तो नहीं रहेगा, तो इस तरह से आप जो है लिख भी सकते हैं। इसकी जगह ए लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं, इसकी जगह जी लिख सकते हैं, इसकी जगह सी लिख सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर इसमें बीच में आप दर्शा सकते हैं। आपको दूसरा चित्र बनाना है तो आप दूसरे तरीके का भी चित्र बना सकते हैं। ये एनसीईआरटी बुक का चित्र है। अब देखिए, न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्राम होती है। मतलब इन दोनों स्ट्रैंड की जो दूरी होती है ये 3.4 एंगस्ट्राम की बराबर होती है। एंगस्ट्राम लगा देना है। फिर है इसका व्यास जो होता है 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। तो इसका जो व्यास है, इनका व्यास कितना होता है 20 एंगस्ट्रॉम का। जब ये कुंडलित होती हैं तो उस व्यास की बात हो रही है। और इसकी जो पिच होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम की होती है। पिच का मतलब होता है कि एक कुंडली से दो कुंडलन के बीच की दूरी, जैसे यहाँ से लेकर के ये कुंडलन के बीच की दूरी जो होती है ये 34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इस तरह से आपको चित्र बना करके ये सब कुछ दर्शाना है। तो ये बड़ा क्वेश्चन है, 4 नंबर 3 नंबर में आ जाता है। तो आपको इसका चित्र भी बना करके व्याख्या करना है। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रकीय अम्लों के कार्यों का विवेचना करिए। केंद्रकीय अम्लों की उपयोगिता समझाइए। तो चलिए इसमें केंद्रकीय अम्ल के प्रमुख उपयोग देखते हैं। ये आनुवंशिक गुणों की इकाई की तरह कार्य करते हैं। पादप विषाणुओं में जिनके आनुवंशिक गुणों का वहन आरएनए द्वारा होता है, शेष का डीएनए द्वारा होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये केंद्रकीय अम्ल जो होते हैं वो आनुवंशिक गुणों का वहन करते हैं। ये किण्वों प्रोटीन का निर्माण भी करते हैं। ये प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा शरीर के उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण भी करते हैं। ये गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। आरएनए वृद्धि की तीव्रता को बढ़ाता है। ये जीवों में उत्परिवर्तन तथा जैव विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इस तरह से इसके हमको उपयोगिता लिखना है। यदि परीक्षा में 4 अंक आए तो 4 उपयोग लिख दीजिए, 3 अंक का आए तो 3 उपयोग लिख दीजिए। अब इस प्रश्न को देखते हैं, आरएनए के 3 प्रकारों के नाम एवं उनकी संक्षेप में उपयोगिता लिखिए। तो चलिए देखते हैं, आरएनए जो होते हैं वो 3 प्रकार के हैं और इनका काम क्या है वो समझते हैं। तो सबसे पहला आरएनए है संदेशवाहक आरएनए। इसको बोलते हैं एमआरएनए, माने मैसेंजर आरएनए। ये केंद्रक में डीएनए द्विगुणन से बनते हैं तथा इसके संदेश को न्यूक्लियोटाइड के विशेष क्रम के रूप में कोशिका द्रव्य तक लाते हैं, जो इन्हीं के अनुसार प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो ये प्रोटीन संश्लेषण में संदेशवाहक का काम करते हैं। जो डीएनए के कोड होते हैं, संदेश होते हैं, वो कोशिका द्रव्य तक पहुंचाए जाते हैं एमआरएनए के द्वारा। इसके बाद दूसरा होता है स्थानांतरण आरएनए, टीआरएनए, जिसको ट्रांसफर आरएनए भी बोलते हैं। ये कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ये कोशिका द्रव्य से विशिष्ट अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाते हैं। तो एमआरएनए का काम है मैसेज देना। उस मैसेज को पार करके जो टीआरएनए होता है वो अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक ट्रांसफर करता है। फिर तीसरा होता है राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। इस स्मॉल आर का मतलब राइबोसोमल है। ये राइबोसोम में पाए जाते हैं। इनका अणुभार बहुत अधिक होता है तथा ये प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम के अंदर करते हैं। अब देखिए, बड़े प्रश्नों में एक प्रश्न ये भी आता है जिसमें डीएनए और आरएनए में अंतर लिखने के लिए होता है। ये कोई 4 अंतर लिखना है। यदि 4 अंक का है तो 4 अंतर लिख दीजिए, 3 अंक का है तो 3 अंक तक अंतर लिख दीजिए। यदि 2 का है तो 2 का भी लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ डीएनए है और आरएनए है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उसी से छोटे क्वेश्चन बनते हैं। वो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक वाले हैं। तो बड़े प्रश्नों को इस हिसाब से पढ़ना चाहिए कि छोटे क्वेश्चन भी इससे आ जाएं तो हमसे बने। जैसे इसमें शर्करा अणु डीऑक्सीराइबोज प्रकार की होती है। इसमें जो शर्करा अणु होता है वो राइबोज प्रकार का होता है। डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन युक्त क्षार एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन होते हैं। इसको नहीं भी लिखेंगे तो ज़रूरी नहीं है। और इसमें जो आरएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजन क्षार होते हैं
एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है, लेकिन इसमें थाइमिन की जगह क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। आप सिंपल भी लिख सकते हैं कि इसमें नाइट्रोजन क्षार थाइमिन पाया जाता है, इसमें नाइट्रोजन क्षार यूरेसिल पाया जाता है, छोटा करना हो तो। फिर है डीएनए अधिकतर केंद्रक या गुणसूत्र थोड़ी मात्रा में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। अब यहाँ पर आरएनए केंद्रिका, कोशिका द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो आरएनए जो होते हैं तो ये कोई केंद्रिका में भी पाए जाते हैं, केंद्र के द्रव्य में भी पाए जाते हैं और कोशिका द्रव्य में भी पाए जाते हैं। और जो डीएनए होता है वो केंद्रक के अंदर ही पाया जाता है, गुणसूत्र में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में भी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर डीएनए अणु में डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स की दो श्रृंखलाएं परस्पर एक दूसरे पर कुंडलित होती हैं, और इसमें आरएनए अणु में राइबो न्यूक्लियोटाइड्स की केवल एक ही श्रृंखला होती है। तो इस तरह से डीएनए और आरएनए का अंतर देखना है आपको। अब यहाँ प्रश्न है अनुलेखन क्या है। कभी कभी इतना छोटा प्रश्न 2 नंबर में आ जाता है, फिर इसके साथ आता है इसकी प्रक्रिया को समझाइए, तो बड़ा प्रश्न भी आ जाता है। तो आपको अनुलेखन आ जाए तब भी बनना चाहिए, इसकी प्रक्रिया आ जाए तब भी बनना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए अनुलेखन यदि आएगा तो केवल आपको परिभाषा लिखना है। डीएनए द्वारा एंजाइम की उपस्थिति में आरएनए के संश्लेषण की क्रिया को अनुलेखन कहते हैं। तो यहाँ पर डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? अनुलेखन। ये खाली स्थान में पूछ देता है। यह क्रिया प्रोटीन संश्लेषण का प्रथम चरण है जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है। अनुलेखन की क्रिया निम्न पदों में पूरी होती है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला पद क्या है। डीएनए समाक्षरों का अनावरण। इस पद में डीएनए की दोहरी श्रृंखला आरएनए पॉलीमरेज विकर की उपस्थिति में अकुंडलित होती है, इकहरी होती है। माने दो श्रृंखलाएं होती हैं, वो श्रृंखलाएं अलग हो जाती हैं, उनका कुंडलन समाप्त हो जाता है, जिससे विशिष्ट स्थान के समाक्षर अनावृत हो जाते हैं। अनावृत समाक्षरों की श्रृंखला में एमआरएनए के संश्लेषण के लिए सांचे का काम करती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो इनका क्षार होता है वो क्षार अलग अलग हो जाते हैं और वो एमआरएनए का संश्लेषण के सांचे का काम करते हैं, उसी से एमआरएनए उत्पन्न होता है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, क्षार युग्मन। तो डीएनए के खुले विशेष भाग पर राइबो न्यूक्लियोटाइड्स एक निश्चित क्रम में जुड़ने लगते हैं। जैसे जी के सामने सी जुड़ेगा, माने ग्वानिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन, थाइमिन के सामने एडेनिन, और यूरेसिल वाले राइबोन्यूक्लियर्स यथानुसार जुड़ते जाते हैं। फिर है आरएनए श्रृंखला का निर्माण। तो डीएनए पर नए जुड़े राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से आपस में जुड़ करके आरएनए श्रृंखला बना लेते हैं। यह एमआरएनए डीएनए से अलग होकर कोशिका द्रव्य में पहुंचता है, जहां राइबोसोम से जुड़ करके प्रोटीन निर्माण का प्रारंभ करता है। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया होती है प्रोटीन निर्माण की। तो ये एक तरह का जो अनुलेखन है, इससे आरएनए विभिन्न प्रकार के बनते हैं और ये कोडिंग करते हैं प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया का। अब इसका दूसरा पार्ट भी होता है, प्रोटीन निर्माण का दूसरा भाग होता है अनुलिपीकरण। यदि आपसे आ जाए प्रश्न की प्रोटीन निर्माण की क्रिया को समझाइए, तो आपको जो है ऊपर वाली प्रक्रिया भी लिखनी पड़ेगी जिसको आप लोग अनुलेखन कहते हैं, और दूसरा हमको क्या लिखना पड़ेगा? अनुलिपीकरण। तो यदि अलग अलग पूछे तो अलग अलग, प्रोटीन निर्माण पूछेगा तो दोनों प्रक्रियाओं को एक साथ मिला के लिखना होगा। तो अनुलिपीकरण क्या है? एमआरएनए में न्यूक्लियोटाइडों की श्रृंखला के अमीनो अम्लों की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में स्थानांतरण को अनुलिपीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर एमआरएनए की जो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है वो अमीनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में स्थानांतरित हो जाती है, जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है। इसी क्रिया को अनुलिपीकरण कहा जाता है। तो इसमें प्रोटीन संश्लेषण के समय विभिन्न अमीनो अम्ल के अणु निश्चित संख्या में एक निश्चित क्रम में विन्यासित होते हैं, माने एक क्रम के साथ लगे होते हैं, जुड़ जाते हैं। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में न्यूक्लियोटाइडों का क्रम पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्ल के अनुक्रम में निर्धारित करता है। डीएनए के अनुलेखन द्वारा बने एमआरएनए में स्थित नाइट्रोजनस क्षारों का अनुक्रम
पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के एक विशिष्ट अमीनो अम्ल को कोडित करता है। इसे त्रिक कोड या ट्रिपलेट कोड कहते हैं। यह क्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी होती है। तो आप यदि इसका डिटेल नहीं करना चाहते हैं तो सीधे आप चरण भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर है अमीनो अम्लों का कोशिका द्रव्य में सक्रियण, फिर सक्रिय अमीनो अम्ल द्वारा टीआरएनए से जुड़ना, फिर एमआरएनए का राइबोसोम से जुड़ना, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का प्रारंभन होता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से प्रोटीन का निर्माण होता है, इसके बाद श्रृंखला का समापन होता है, फिर श्रृंखला का रूपांतरण होता है। इस प्रकार इस पूरी प्रक्रिया में दोनों से प्रोटीन का संश्लेषण हो जाता है। अब देखिए प्रश्न 3 है, छोटा सा है, 2 नंबर में आ जाता है, सरल सा है, लेकिन कभी कभी समझ में नहीं आता तो हम इसको छोड़ के चले आते हैं। यदि डीएनए के एक रज्जु के अनुक्रम निम्नवत लिखे जाएं, ये 5 डैश से है, ये पूरा 80 से लेकर के कहाँ तक है, GC3 डैश। तो पूरक रज्जु के अनुक्रमों को 5 डैश 3 दिशा में लिखना है। तो इसमें कुछ मत करिए, जो 80 है इसको ले जा करके लास्ट में लिख देना है, तो इसका ये पूरक कहला जाएगा। माने ये बन जाएगा, यहाँ पर लिख देना 3 डैश, ये हो जाएगा क्या, 5 डैश। तो देखिए यहाँ पर ये जीसी से लेकर के पूरा ये पूरा उतरा हुआ है कहाँ तक, ये जीसी तक, और लास्ट वाला जो शुरू का था ये लास्ट में कर दी यहाँ पर 80। तो इसकी पूरक रज्जुक बन जाएगी, पूरक श्रृंखला तैयार हो जाएगी। केवल इतना करना है इसमें। अब देखिए, यदि अनुलेखन इकाई में कूट लेखन रज्जु के अनुक्रम को निम्नवत लिखा जाता है, तो अनुलेखन में जानते हैं कि आरएनए का निर्माण होता है, तो उसके जो क्रम है इस तरह से हैं। तो इस आरएनए का नाम लिखना है। दूत आरएनए माने मैसेंजर संदेशवाहक आरएनए, एमआरएनए का अनुक्रम लिखिए। तो आप जानते हैं जब आरएनए बनता है तो जहाँ थाइमीन होता है वहाँ उसकी जगह पर यूरेसिल हो जाता है। तो पूरी श्रृंखला लिखेंगे, जहाँ जहाँ आपको ये टी दिखे वहाँ वहाँ आपको सिर्फ क्या लिखना है, यू लिख देना है। जितने टी होंगे उसकी जगह आप यू लिख करके पूरी उसी तरह से श्रृंखला उतार देंगे, तो ये जो है एमआरएनए का कोड कहला जाएगा, उसका अनुक्रम कहला जाएगा। और इस तरह से यहाँ पर आप जान सकते हैं, ये एक आयुजी से शुरू होता है ना, इसलिए इसको प्रारंभन कोडान भी कहते हैं। ये प्रारंभ कोडान कहलाता है ना, एयूजी, ये एमआरएनए की शुरुआत में यही लगता है। चलिए एक बड़ा प्रश्न है, उसको देखते हैं। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने हेतु आपने प्रयोग दौरान हर्शे व चेज ने डीएनए व प्रोटीन के बीच कैसे अंतर स्थापित किया, ये बताना है। तो चलिए सबसे पहले डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसके लिए देखते हैं। तो यहाँ पर दो हमारे पास जीवाणु भोजी हैं, ये भी जीवाणु भोजी है, ये भी जीवाणु भोजी है। इसका विकिरण सक्रिय किया गया है 35S से, इसका माने सल्फर से, और ये 32 फास्फोरस से किया गया है। और इसमें अंकित प्रोटीन संपुट, ये अंकित डीएनए है। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर फिर ये प्रविष्ट कराए जाते हैं, तो ये संक्रमण अवस्था होती है। और संक्रमण अवस्था के बाद यहाँ पर ये रज्जुकों का निर्माण होता है। फिर तो यहाँ पर इसको हम अनावरण कहते हैं। फिर यहाँ पर जो है अपकेंद्रण होता है, इन रज्जुकों को अलग करके हम देखते हैं तो कोशिकाओं में विकिरण 35S का पता नहीं लगा है, विकिरण प्लस विकिरण 35S का पता लगा है। यहाँ पर कोशिकाओं में विकिरण 32B का पता लगा, विकिरण का पता नहीं लगा। तो इस तरह से हम इसका विवरण देखते हैं। ये दोनों चित्र को आपको बनाना है। अब इसका वर्णन लिख सकते हैं, उन्होंने कुछ विषाणुओं को या जीवाणु भोजी को, विषाणुओं को ऐसे माध्यम पर पैदा किया जिसमें एक विकिरण सक्रिय फास्फोरस और दूसरे विषाणु कैसे थे जो विकिरण सक्रिय सल्फर पर वृद्धि किए थे। जिस विषाणु का विकिरण सक्रिय फास्फोरस की उपस्थिति में पैदा किया उसमें विकिरण सक्रिय डीएनए पाया गया, जबकि विकिरण सक्रिय प्रोटीन नहीं था, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस होता है, प्रोटीन नहीं होता है। ठीक उसी तरह से विषाणु जिसमें विकिरण सक्रिय सल्फर की उपस्थिति में पैदा किया गया उनमें विकिरण सक्रिय प्रोटीन पाई गई। डीएनए विकिरण सक्रिय नहीं होता है, क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं मिलता है। इस तरह से एक प्रोटीन और ये डीएनए में इन्होंने अंतर किया। चलिए अब यहाँ पर एक प्रश्न है, डीएनए अंगुली छाप फिंगर प्रिंटिंग क्या है, इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो देखते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए खंडों के एंडोन्यूक्लियोज की सहायता से
विदलन द्वारा निश्चित व्यक्ति की पहचान डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाती है। तो हम डीएनए के खंडों को एंडोन्यूक्लियोटाइड एंजाइम की सहायता से तोड़ते हैं, उसका विदलन करते हैं और उसके द्वारा हम किसी व्यक्ति की पहचान करते हैं। तो इसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। इस तकनीकी का आविष्कार एलएफ जेफरी ने 1986 में किया था। आप ये लाइन छोड़ भी सकते हैं। डीएनए की संरचना तथा आनुवंशिकता प्रत्येक जीव में विशिष्ट प्रकार की होती है। इसका मतलब हर जीव के लिए अलग अलग होती है संरचना और उसकी आनुवंशिकता, जो दूसरे व्यक्ति से भिन्नता प्रदर्शित करती है। प्रत्येक जीव का डीएनए का क्रम उसके माता पिता के डीएनए क्रम का संयोग होता है। इस तकनीकी द्वारा किसी व्यक्ति, अपराधी, बलात्कारी और किसी बच्चे के माता पिता की पहचान की जाती है। अब इस तकनीक को समझते हैं। यदि ये बड़ा क्वेश्चन आता है उंगली छाप के अलावा, 2 नंबर में आया तो आपको उतना ही लिखना है, लेकिन उससे बड़ा आ गया कि इसकी क्रियाविधि को समझाइए, तो कैसे लिखेंगे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए व्यक्ति के शरीर की कोशिका, रक्त के धब्बों, बाल की जड़ों एवं वीर के धब्बों से डीएनए प्राप्त किया जाता है। डीएनए सैंपल को एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की सहायता से पचाया जाता है या विदलन किया जाता है। इसके बाद डीएनए को क्षारीय विलयन में उपचारित करके इकहरी श्रृंखला में परिवर्तित किया जाता है। इसके उपरांत डीएनए को बफर संतृप्त फिल्टर पेपर द्वारा छाना जाता है। प्राप्त डीएनए को पेपर टॉवेल के ऊपर रखा जाता है और इसके ऊपर नाइट्रोसेलुलोज की झिल्ली को रखा जाता है। इसके ऊपर 0.5 किलोग्राम का भार रात भर के लिए रखा जाता है। ऐसा करने से नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली इकहरे डीएनए अणु को अपने अंदर बंधित कर लेती है। नाइट्रोसेलुलोज झिल्ली को 8 डिग्री सेल्सियस पर 2-3 घंटे के लिए रखा जाता है, जिससे डीएनए झिल्ली पर स्थित ये हो जाता है। अब इस डीएनए को रेडियोग्राफ तैयार कर संभावित व्यक्ति के डीएनए के रेडियोग्राफ से मिलाया जाता है और उसकी पहचान की जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है अंगुली छाप करने की विधि होती है। तो ये इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। जो बड़े क्वेश्चन हैं उनको आप लिख करके देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चन को एक दो बार सुनिए, तो ये सारा चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा।